नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी एक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है। 1100 प्लस क्वेश्चंस जो पिछली एग्जामों में संविधान और राज्य व्यवस्था से आए हुए हैं, उसी क्रम में हम लोग आज की क्लास को फिर वापस आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, उनकी व्याख्या की थी और वो संवैधानिक विकास से संबंधित थे। आज भी हम संवैधानिक विकास से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे वही कल की तरह यानी लास्ट क्लास की तरह ही हम लोग जो है इसको 25 क्वेश्चन के लगभग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके हम कंटिन्यू एक लगातार नियमित कक्षाओं के माध्यम से, एक सीरीज के माध्यम से हम 1100 प्लस क्वेश्चंस को संविधान से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, पिछली सालों में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको हम व्याख्या सहित उत्तर देंगे और उससे अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करने का प्रयास करेंगे। साथ में आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उन आगामी परीक्षाओं की तैयारी में ये महत्वपूर्ण योगदान देंगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, आगे हम लोग शुरुआत करते हैं 26वें क्वेश्चन से। जैसा कि हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन यानी आज के डेट का पहला क्वेश्चन और ओवरऑल जो है 26वां क्वेश्चन आपका इस प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है उस सीरीज में शुरू होता है। और पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग हुआ था। बर्मा जो है, बर्मा देश को भारत से अलग किया गया, कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये आपको अगर आप लोग 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तो 1935 के अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से 1937 में जाकर के बर्मा को जो है भारत से अलग किया गया था। तो यहाँ 1935 का अधिनियम जो आंसर है वो यहाँ पर आंसर ठीक हो जाएगा। ये आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, बर्मा को अलग 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो संविधान सभा से संबंधित संविधान के विकास से संबंधित बातें थी, उसमें लगभग 26 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग नए टॉपिक पे आ रहे हैं, नई बात कर रहे हैं। संविधान सभा और संविधान की निर्माण प्रक्रिया जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन पे हम बातें हैं 27 क्वेश्चंस। 27th क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। यानी देश जब स्वतंत्र हुआ तो उससे पहले के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आपको याद होगा कि संविधान के निर्माण संबंधी जो इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो बातें हैं वो कांग्रेस के स्वराज, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक जो 1895 में आया था, उसमें पहली बार कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से भारतीयों के अधिकारों की बात की गई थी। उसमें कहीं ना कहीं संविधान का भाव निहित है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं था। इसी तरह से 1922 में गांधी जी ने भी कहा था कि भारत का संविधान या भारत का शासन भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार चलेगा। इसमें भी कहीं ना कहीं संविधान की बात की गई थी। संविधान सभा का जो है एक मैसेज इनडायरेक्ट रूप से छुपा हुआ था। इसके बाद में जो एनी बेसेंट है, उन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर इस तरह की ही डिमांड एक इनडायरेक्ट रूप से उठाई थी, लेकिन ये सारी इनडायरेक्ट रूप से थी। जो स्पष्ट रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात करी और संविधान सभा का औपचारिक निर्माण करवाने के पश्चात फिर संविधान के निर्माण करने की जो बात है, सबसे पहले किसने कही दोस्तों, वो एम.एन. रॉय साहब ने की 1934 में कही थी। तो एम.एन. रॉय साहब इसका आंसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो संविधान सभा के गठन की बात और संविधान के निर्माण की बात जो कही थी, वो सबसे पहली बार स्वतंत्रता से पहले संविधान निर्मात्री सभा की विचार को प्रस्तुत करने वाला विचारक एम.एन. रॉय साहब थे। ये आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट के डेलीगेशन द्वारा। ये क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में ही, प्रारंभिक टाइम में
जो सबसे पहला जो संविधान निर्मात्री सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था वो क्या था, एम एन रॉय ने। लेकिन भारतीय संविधान सभा का जो गठन 1946 में हुआ, उसको गठित करने का जो प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने जो किया था वो सबसे पहली बार क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया, 1942 में किया गया था। दोस्तों यही क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। सबसे पहली बार ब्रिटिश सरकार की ओर से ये जो ऑफर दिया गया था, ये ऑफर क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन ने ये कहा था कि अगर ब्रिटिश भारतीय नेता या भारतीय जनता या कांग्रेस पार्टी भारतीय नेता जो हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार जो है युद्ध उपरांत यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एक डेलीगेशन के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण करवाएगी, जिसमें सभी निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, साथ में नामित सदस्य किनके रियासतों के इसमें शामिल होंगे। जो रियासतें इसमें भाग लेना नहीं चाहती हैं, जो अलग रहना चाहती हैं, वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकती हैं। इस तरह की बातें थी, ये क्रिप्स मिशन के अंदर किया गया था। और क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव था इसको हमने ठुकरा दिया था, भारतीय नेताओं ने ठुकरा दिया था, क्योंकि इसमें भारतीय एकता अखंडता की बात नहीं थी। इसमें भारतीय जो एक राष्ट्रीयता थी उसको कुचलने की, उसको विखंडित करने का भाव था। यानी कोई रियासत अगर भारत से अखिल भारतीय संघ से बाहर रहना चाहती है तो वो रह सकती है, ऐसा प्रस्ताव इसमें किया गया था। इसके अलावा और भी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इसको नकार दिया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन ने सबसे पहली बार कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है ब्रिटिश सरकार जो है क्या करेगी, भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए, औपनिवेशिक शासन का दर्जा भारत को प्रदान करने के लिए वहाँ पर संविधान सभा का गठन करेगी। ये प्रस्ताव जो है सबसे पहली बार क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। और ये 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, वही क्रिप्स मिशन से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी क्रिप्स मिशन ने जो जो कथन कहे हैं उनके बारे में विचार करना है हमको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दोस्तों इस सेंटेंस को देखें, यानी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों की बात की जा रही है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है एक तरह से देखा जाए तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसमें क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिप्स मिशन ने ये प्रस्ताव दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात ब्रिटेन की सरकार भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देगी, साथ में भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य यहाँ पे भागीदारी लेंगे और रियासतों के नामित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पहला सेंटेंस जो है ये पूरी तरह सही नहीं है। देखिए कितना चालाकी से क्वेश्चन बनाया है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। यानी प्रांतीय विधानसभाएं भी मनोनीत करेंगे अपने सदस्यों को, भारतीय रियासतें भी अपने संविधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करेंगी, नामित करेंगी, ऐसा ये कह रहा है। जबकि हकीकत ये थी कि उन्होंने कहा था प्रांतीय विधानसभाओं से तो निर्वाचित सदस्य आएंगे। कौन आएंगे दोस्तों, निर्वाचित सदस्य आएंगे। यानी इनका संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं से, और वहीं भारतीय रियासतों के द्वारा मनोनीत यानी उनके द्वारा नामित सदस्यों को इस संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। सही तो ये है, ये सेंटेंस कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभा और भारतीय रियासतें दोनों ही मनोनीत सदस्यों को भेजेंगी संविधान सभा के अंदर। ये सेंटेंस पूरी तरह सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा
कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। यही एक आपत्तिजनक बात थी, सबसे महत्वपूर्ण जो आपत्तिजनक बात थी इसकी वो यही थी, ये भारतीय राष्ट्रीय एकता अखंडता को विखंडित करने, बहुत सारे राष्ट्र बनाने की अवधारणा का आधार बना हुआ था। ये यहाँ पर कह रहा था कि अगर कोई भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं करे और उस भारतीय अखिल भारतीय संघ से बाहर रहना चाहे तो ब्रिटेन की सरकार से अलग से संधि करके उसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इस बात के कारण ही, इसी कारण से भारतीय नेताओं ने इसको स्वीकार नहीं किया था। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों, और ये जो पहला है वो गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, केवल 2 सही पूछ रहा है ये यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है। 1 और 2 दोनों सही नहीं होंगे, केवल एक तो अपने आप में ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर 2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30वां, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब देखिए कौन सा मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन, जिसके माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में आई थी। 3 लोगों को यहाँ पर भारत में 1945 में ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, वहाँ के आम चुनावों में, संसदीय चुनावों में क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। तो क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी की सरकार थी, उसने पहले से ये घोषणा कर रखी थी कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम भारत को आज़ादी देंगे, हम भारत के लोगों को स्वशासन प्रदान कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। तो वहाँ पर ये हमारा सौभाग्य था कि क्लीमेंट एटली की सरकार बन गई, और उन्होंने सरकार बनने के बाद अपने 3 मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ हिंदुस्तान में भेजा था, जिनमें से थे स्टीफोर्ड क्रिप्स जो ट्रेड यानी व्यापार मंत्री थे, AB अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे, और भारत सचिव के पद पर हुआ करते थे पैट्रिक लॉरेंस। ये तीनों लोगों को भारत में भेजा था, और इन तीनों के समूह को ही कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है, कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ये 1946 में भारत आया था, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो अब इस रेफरेंस में इसको समझे कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मतलब ये कहना चाहता है कि कैबिनेट मिशन ने ये वह जनसंख्या बताओ जिस पर संविधान सभा में एक कैंडिडेट चुना जाएगा, यानी देश की जनसंख्या को कई भागों में टोटल जनसंख्या और संविधान सभा के सदस्यों से डिवाइड किया, तो जनसंख्या यानी एक कैंडिडेट कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा, कितनी जनसंख्या पर एक कैंडिडेट को संविधान सभा में निर्वाचित किया जाएगा। तो ये जो कैबिनेट मिशन के अंदर तय किया गया था, ये तय किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में एक कैंडिडेट होगा, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर कैंडिडेटों की संख्या यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो एक संविधान सभा का सदस्य 10 लाख जनसंख्या का रिप्रेजेंट करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान सा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। ये सारी बातें हम लोग जब पढ़ाते हैं डिटेल में, इनके बारे में खूब बहुत कहानी के रूप में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है संविधान का, जिसको अपन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी पढ़ाते हैं, और कैबिनेट मिशन योजना को पढ़ाते समय और संविधान सभा की व्याख्या करते समय भी इनके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आया क्वेश्चन 31, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अभी अभी मैंने 3 नाम बताए थे, उनके अलावा जो होगा वो इसका सदस्य नहीं होगा। मैंने क्या क्या नाम बताए थे जस्ट अभी दोस्तों, मैंने बताया था स्टीफोर्ड क्रिप्स, दूसरा नाम बताया था पैट्रिक लॉरेंस जो भारत मंत्री थे, भारत सचिव के नाम से जाने जाते थे, और तीसरे थे AB अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। इन तीनों के अलावा चौथा सदस्य नहीं था, तो नाम देख लीजिए, विलियम वुड पहला ही आंसर हो जाएगा, दूसरा है पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन के अंदर थे। जो इसमें शामिल नहीं था वो कौन था, विलियम वुड इसमें शामिल नहीं थे। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। 1946 में निर्मित
अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार। देखिए दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। जब तक नया संविधान नहीं बन जाए, संविधान के तहत जब चुनाव होंगे तब एक सरकार चुनी जाएगी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन तब तक देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था, वो अध्यक्ष तो खुद वायसराय को माना जाता था, लेकिन उपाध्यक्ष या उपसभापति, सभापति, सरकार का सभापति अध्यक्ष वायसराय को माना जाता था। उसके नीचे जो भारत के वायसराय केवल एक नाम मात्र का होता था, जैसे राष्ट्रपति होता है इस तरह से राष्ट्रपति की तरह नाम मात्र की कार्यपालिका हुआ करता था। जो वास्तविक कार्यपालिका थी वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करने की स्थिति जो वायसराय की होती थी, लगभग वैसी ही स्थितियाँ कुछ हद तक थी। तो यहाँ पर जो उपसभापति जो बनाया गया था या उपाध्यक्ष जो बनाया गया था अंतिम सरकार का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। एक तरह से प्रधानमंत्री जैसा पद जो था उस समय अंतिम सरकार में, वो प्रधानमंत्री के जैसा पद, उसे उस समय उपसभापति या उपाध्यक्ष कहते थे, वो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। बाकी के अन्य लोगों को उनकी कैबिनेट में शामिल किया गया, अन्य भारतीय नेताओं को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति, देखो सभापति वायसराय होता था। वायसराय जो तत्कालीन वायसराय जो भी थे उस समय बेवेल जो है उस समय बेवेल साहब थे। बेवेल साहब क्या थे? वायसराय थे। और कैबिनेट मिशन योजना के टाइम पे और जो सरकार का मुखिया बनाया गया था, उपसभापति जो बनाया गया था, वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? वही बात अभी जो हमने बात की है कि वायसराय तो सभापति होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपसभापति, उपाध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री के समान पद होता था, बाकी के लोग जो उसके मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि अंतरिम सरकार जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, यानी मंत्रिमंडल में जो शामिल नहीं था, जो उपसभापति और उसका जो मंत्रिमंडल होता था जवाहरलाल नेहरू और उनके जो मंत्रिमंडल होता था उसमें कौन शामिल नहीं था? तो देखो दोस्तों, सी राजगोपालाचारी उस मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के पद पर थे। कौन से पद पर थे? ये शिक्षा मंत्री के पद पर हुआ करते थे। तो ये तो थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर थे, कृषि मंत्री के पद पर ये शामिल थे। वहीं जगजीवन राम जो है ये श्रम मंत्री के पद पर थे। किस पद पर? श्रम मंत्री के पद पर ये शामिल थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। आपको ध्यान होगा राधाकृष्णन साहब भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन ये अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? यानी क्या जनता ने डायरेक्ट संविधान सभा के सदस्यों को वोट डाला या इनडायरेक्ट रूप से पहले जनता ने प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुना और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने फिर संविधान सभा के सदस्यों को चुना, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान सभा में डायरेक्ट जनता ने वोट नहीं डाले थे। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं डाले थे। उन्होंने पहले जो विधानसभाएं थी, प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों को चुना और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने ही संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन हुआ था, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। तो क्वेश्चन को अब हम समझें, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। कांग्रेस एक पार्टी ने ही सारे सदस्यों का नामांकन नहीं किया था, बहुत सारी पार्टियां हुआ करती थी उसमें। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। भारतीय राज्यों के शासकों के द्वारा, यानी रियासतों के
नामांकन द्वारा हुआ था, कुछ आए थे लेकिन सारे नहीं। यहाँ तो निर्वाचन की बात की जा रही है। चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रांतीय सभाओं द्वारा मतलब जनता ने विधानसभा को चुना, विधानसभा के सदस्यों ने चुना था, तो यहाँ पर प्रांतीय सभाओं यानी प्रांतीय विधानसभाओं का आंसर ये सही हो जाएगा, यानी प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा ही इसका निर्वाचन किया गया था। ये आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक होगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान सा सिंपल है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है चुने हुए अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ये एक सामान्यतः जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बार बैठक हुई, पहली बार गठित हुई, तो 9 तारीख को सबसे सीनियर व्यक्ति होने के नाते और ब्रिटेन के अंदर वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर ये सदस्य रह चुके थे, संसद का कार्रवाइयों का इनको ज्ञान था, तो इनको इनकी सीनियरिटी, इनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए संसद की एक सामान्य कार्रवाई, सामान्य प्रक्रिया को संचालित करने के लिए स्टार्टिंग में श्रीमान सच्चिदानंद सिन्हा साहब को जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। इनका कोई निर्वाचन नहीं हुआ था, वोटिंग नहीं हुई थी, इनके बारे में एक सामान्य सर्वसम्मति से वैसे ही इनको बना दिया गया, मनोनीत कर लिया गया एक तरह से। और इनके टाइम पे ही जो अस्थायी उपाध्यक्ष भी बने थे, उनके बारे में हम आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। एक क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किया उससे संबंधित, तो उस क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, लेकिन 11 दिसंबर 2 दिन बाद में ही 11 दिसंबर 1946 को पहले स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों क्वेश्चन 35 आपका 35 क्लियर होता है। संविधान सभा की 36 में हम बात करते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक 9 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर को जो बैठक थी संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पर ये साफ साफ स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है या अस्थायी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ जो एक मैसेज साफ साफ आ रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, शब्द आ रहा है प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की यानी पहले दिन जो बैठक हुई थी, पहली सबसे फर्स्ट बैठक हुई थी, हम इसको फोकस करें तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और यदि अगर इसका अर्थ ये लिया जा रहा है कि स्थायी अध्यक्ष के संबंध में लिया जा रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, लेकिन स्थायी का यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर क्या मानेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रांतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। उद्घाटन अधिवेशन की, अच्छा, और देखो स्पष्ट कर दिया इसमें, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। हम पिछला क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने की, जो स्टार्टिंग थी, लेकिन इसकी जो स्थायी अध्यक्षता है वो अगर स्थायी शब्द आ जाता है यहाँ पर कि स्थायी अध्यक्षता किसने की, स्थायी रूप से अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो देखो बहुत से लोग इसका आंसर है, डिपेंड करता है कि अलग अलग वेरिएशन भी माना जाएगा। प्रथम बैठक है यानी पहले दिन की बैठक की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और कोई कहेगा कि सच्चिदानंद सिन्हा साहब तो जो है केवल और केवल कार्यवाहक बनाए गए थे, फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मली कार्रवाई को शुरू करने के लिए बनाए गए थे। जो मेन अध्यक्ष माना जाएगा वो तो राजेंद्र प्रसाद को ही माना जाएगा। तो प्रथम बैठक है जो 9 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और ये बैठक प्रथम अध्यक्ष के निर्वाचन तक चली थी और उसके बाद में भी चली थी, तो आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर जो प्रथम बैठक के संबंध में सच्चिदानंद सिन्हा होना चाहिए। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उद्घाटन अधिवेशन, शब्द आ गया, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो
पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, उसका आंसर राजेंद्र प्रसाद भी हो सकता है, क्योंकि वो पूछने वाला क्या पूछना चाहता है ये एक्चुअली स्पष्ट नहीं है, 100% स्पष्ट नहीं है। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन जो वर्तमान में दिख रहा है आपके बोर्ड पे, यहाँ पर है उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की, 100% कन्फर्म है। उस क्वेश्चन पे दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से उसमें सच्चिदानंद सिन्हा होना चाहिए, जैसा कि मुझे फर्स्ट दृष्टया उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के समय 1947 में, 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको ध्यान होगा संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 तक काम किया था। अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तब तक जो 11 दिसंबर 1946 से लेके 11 दिसंबर 1946 से लेकर के और 24 जनवरी 1950 तक जो अध्यक्षता की थी, वो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय भी कौन थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि पहले जो मनोनीत अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, एक तरह से सर्वसम्मति से, फॉर्मेलिटी से, एक सम्मानजनक रूप से उनको बना दिया गया था कार्रवाई शुरू करने के लिए। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा की मीटिंग हुई थी, तो उस समय पहला जो सर्वसम्मति से बनाए गए थे अध्यक्ष या सभापति जो बनाए गए थे संविधान सभा की, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वहीं इन सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने ही एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुना था, अस्थायी उपाध्यक्ष अपनी ओर से मनोनीत किया था सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने। उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था? फ्रैंक एंथोनी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि साहब हमने तो एस.सी. मुखर्जी पढ़ा है कहीं, तो ध्यान रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे, और पहले स्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष जो थे वो थे एस.सी. मुखर्जी। हम बात कर रहे हैं किसकी? मनोनीत उपसभापति। तो मनोनीत उपसभापति जो पहले थे, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। इनको सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने मनोनीत किया था। ये एक अच्छा फैक्ट है, एक अच्छा रियल फैक्ट है। तो ये फ्रैंक एंथोनी जो है पहले मनोनीत थे, और वहीं एस.सी. मुखर्जी साहब स्थायी थे, ये अस्थायी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को। स्थापना यानी गठन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना या गठन किया गया था, उसकी गठन की बात की जा रही है। प्रस्ताव जो था वो तो जून में आया, ये बात सही है, 10 जून 1946 को आया। लेकिन गठन जो हुआ था वो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर, पहली बार स्थापित हुई थी संविधान सभा जो गठित हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आंसर हो जाएगा वी दोस्तों। लेकिन इसका प्रस्ताव जो था, गठन संबंधी प्रस्ताव जून 1946 को ही आ गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक भी जो है 9 दिसंबर 1946 को ही, और इसी दिन संविधान सभा का गठन हुआ था। औपचारिक रूप से जो गठन हुआ था वो इसी डेट को हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये भी वही बात है, संविधान सभा का गठन 1946, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, दिसंबर 1946 में। ये किसी दूसरी एग्जाम में अलग अलग टाइम पे आया होगा, ये रिपीट होगा। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन भी 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ये यानी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारी एग्जामों में रिपीट हुआ है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों के हिसाब से उठा लिया गया है कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा का किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो पहली बैठक 9 तारीख को हुई। उसके बाद में जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ये पाँचवें दिन इस बैठक में 9 को 10 11 12 यानी 4 दिन की बैठक होने के पश्चात 5वें दिन जाकर के ये रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये 5वीं बैठक में रखा था दोस्तों। ये 13 दिसंबर 1946 को रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव में ही ये कहा गया था कि पूरे भारत के लिए एक संविधान होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव की डेट जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को, जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा था, उसी को इस डेट को, कौन सी डेट को? 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दे दी गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण जो है उद्देश्य प्रस्ताव में ही कहा गया था, एक संविधान देने का प्रस्ताव, इसको जो पारित किया गया था जब 22 जनवरी 1947 को किया गया था। अतः आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है 46 नंबर, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया? ये जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया। किसने दिया दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? प्रस्तावना जो है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो गांधी जी के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही निर्मित की गई है। इसलिए नेहरू जी के द्वारा ही एक तरह से प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। जो संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव था उसी के आधार पर बाद में प्रस्तावना बनाएगी। प्रस्तावना का लगभग 80% क्लेवर जो है, 80-90% क्लेवर जो है यूँ की त्यों उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही बनाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संबंधी प्रस्ताव किसने रखा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा गया था। उसी के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। ये संविधान सभा के संबंध में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कौन सी तारीख को? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। अंतिम बैठक कौन सी तारीख को हुई थी? देखो, संविधान अंगीकृत जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत करने का मतलब है लगभग बन गया था, यानी कंप्लीट बन गया था। इसके कुछ पार्ट जो हैं, कुछ आर्टिकल्स को एंड लागू भी कर दिया गया। लेकिन 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, जबकि स्वतंत्रता दिवस औपचारिक रूप से जो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, उसमें 26 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है स्वतंत्रता आंदोलन प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता जो दिवस है, स्वतंत्रता दिवस जो हमारा है वो 26 जनवरी को जो मनाया जाता था वो अब बदल के 15 अगस्त हो गया, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो एक्चुअल में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बना था, इंडिपेंडेंस डे बन गया था। तो 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता या राष्ट्रीय नेता थे उस समय के, उन लोगों ने ये तय किया कि संविधान को लागू जो है, गणतंत्र को लागू या संविधान को लागू 26 जनवरी 1947 से 26 जनवरी 1950 से ही इसको किया जाएगा। 26 जनवरी 1950 जो है, इस डेट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही ये तय किया गया कि संविधान, यानी इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे, संविधान को लागू करने वाले दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया। इसलिए संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ
उससे पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें 284 जो सदस्य थे उन्होंने भागीदारी की थी, संविधान पे साइन किए थे, संविधान की 3 प्रतियों पे साइन किए गए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक की जो तिथि है वो आंसर होगा कौन सा, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा ने ही पहला राष्ट्रपति, भारत का गणतंत्र का जो प्रतीक होता है, उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। और ये एक औपचारिक रूप से अंतिम बैठक थी और इसके बाद में इस बैठक का, संविधान सभा का विसर्जन कर दिया गया। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इसके दूसरे दिन, 2 दिन बाद में, मतलब 1 दिन बाद में ही जो है 26 जनवरी को देश में संविधान गणतंत्र को लागू कर दिया गया। तो ये तीनों ही डेट इंपॉर्टेंट हैं, ये और एक 26 जनवरी 1950। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अंतिम बैठक पूछ रहा है किसकी, संविधान सभा की। तो ये बैठक 24 जनवरी 1950 को इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव साहब थे। BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे संविधान सभा के। ये सब लोगों को पता, बहुत फेमस कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस किस डेट को मनाया जाता है बताइए आप। संविधान जिस डेट को अंगीकृत हुआ था, संविधान जिस डेट को बन गया था, उसी डेट को संविधान दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को ये संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता, ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है दोस्तों। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पे बात करें हम लोग, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा। यानी इसको अधिनियमित जो किया गया था वो भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, ना कि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ना संसद द्वारा, ना ब्रिटिश संसद द्वारा। तो यानी ये संविधान जो बना दिया था वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और ये संविधान सभा के द्वारा जो बनाया गया था, ये किस डेट को बनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने 2 दिन के अंदर की है, 50 क्वेश्चन को हमने किया। 1100 प्लस क्वेश्चन संविधान और राज्य व्यवस्था से जो हमने सॉल्व करने का एक प्रयास जो शुरू किया है आप लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। और इसमें अधिकांशतः पिछली एग्जामों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आगे भी भविष्य में रिपीट हो सकते हैं या उन्हीं को घुमा फिरा करके उन्हीं से जोड़ के पूछ सकते हैं। इसमें फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज का जो डिस्कशन था इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये संविधान सभा से, संविधान सभा में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। ये समझने लायक है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करना पड़ता है। आप लोग इसको संविधान सभा को अच्छे से पढ़ेंगे, उनको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके आंसर होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस को हमने समाहित किया। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने भी बनाए हैं, वो क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके, जो पेपर का पैटर्न है उसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपकी तैयारी का सही आकलन हो पाएगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी। फैक्ट बहुत सारे नए फैक्टों की जानकारी भी आपको इससे प्राप्त होगी। दोस्तों एक आपका बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट होने जा रहा है, आप इन क्लास को कंटिन्यू पढ़ते रहें और साथ में आप पहले थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ने के साथ में फिर इनको दोबारा से पढ़ें, इनको सॉल्व करें आपको।
और इसका एक्सप्लेनेशन को समझेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मैं समझता हूँ कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने जा रहा है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। हमें पर डे जो हमारी क्लास आ रही है उस पर हर एक क्लास के अंदर आपको नए नए क्वेश्चंस लेकर के हम आ रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए क्वेश्चनों के साथ वापस इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।